अब हमारे पास एग्जाम्पल है, obtain an orthonormal basis with respect to standard inner product for the subspace of R cube generated by this and this। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमें निकालनी है और बेसिस दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये बता दिया कि इनर प्रोडक्ट डिफाइन किस तरीके से है, स्टैंडर्ड जो होती है वैसे तो वो कैसे होती है, मान लो u ये है, v ये है, तो u और v की इनर प्रोडक्ट हम नॉर्मली लिखते थे x1 y1 बार प्लस x2 y2 बार प्लस x3 y3 बार, लेकिन यहाँ R3 पे है तो ये जो x1 x2 x3 है ये रियल है, y1 y2 y3 भी रियल है, तो बार लगाएंगे तो वही का वही आंसर आ जाएगा। इसलिए हमने u और v की इनर प्रोडक्ट सिंपल इसी तरीके से डिफाइन की है। फिर हमने इसको u1 इसको u2 इसको u3 नाम दे दिया। फिर हमने ये निकाल के देख ली कि नॉर्म ऑफ u1 स्क्वायर मतलब कि u1 की u1 के साथ इनर प्रोडक्ट कितनी आएगी, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सिमिलरली नॉर्म ऑफ u2 स्क्वायर, नॉर्म ऑफ u3 स्क्वायर, फिर u2 की u1 के साथ, u3 की u1 के साथ, u3 की u2 के साथ, ठीक है। ये सब हमने क्यों निकाली, क्योंकि ये हमें आगे काम आएंगी। अब जो हमने ग्राम स्मिथ वाली थ्योरम की थी उसमें आपको ध्यान हो तो हम v1 डिफाइन करते थे u1, v2 डिफाइन करते थे u2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 v1 बाय नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर, और v3 डिफाइन करते थे ये। अब यहाँ तो 3 वेक्टर्स है u1 u2 u3, तो हमें यहाँ भी 3 लेने हैं v1 v2 v3, ठीक है। फिर हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, आप सॉल्व करके देखो, u2 की v1 के साथ, v1 मतलब कि u1 के साथ, u2 की u1 के साथ इनर प्रोडक्ट कितनी है, 0, तो ये 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, 0 बाई 0, 0 बाई समथिंग 0, इसका मतलब v2 किसके बराबर आ गया, u2 के, ठीक है। v1 किसके बराबर था, u1 के। अब v3, इसमें u3 की वैल्यू पुट कर देंगे, u3 की v1 के साथ मतलब u1 के साथ वैल्यू कितनी है, 4, नॉर्म ऑफ v1 स्क्वायर मतलब कि नॉर्म ऑफ u1 स्क्वायर कितना है, 2, ठीक है। v1 का मतलब u1 उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, इनर प्रोडक्ट u3 v2, अब v2 किसके बराबर है, u2 के, तो इसका मतलब u3 की v2 के साथ मतलब कि u3 की u2 के साथ, जो कि कितनी आई थी, -4, और नॉर्म ऑफ v2 का स्क्वायर मतलब कि नॉर्म ऑफ u2 का स्क्वायर आया था 2, ठीक है, और v2, तो सबकी यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है। सबकी हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो इतना आ गया, फिर u3 की u1 की और u2 की वैल्यू पुट कर दी तो इतना आ गया। फिर हमने बता दिया कि v1 आया था u1, v2 आया था u2, v3 आया है 030। फिर हमने नॉर्म ऑफ v3 निकाल ली जो कि 3 आई है, ठीक है। उसके बाद हम w1 क्या डिफाइन करते थे, v1 बाय नॉर्म ऑफ v1, w2 v2 बाय नॉर्म ऑफ v2, एंड w3 v3 बाय नॉर्म ऑफ v3। v1 v2 v3 की वैल्यूज भी पता है और इन तीनों की नॉर्म भी पता है, सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो वो हमारा आ गया w1 w2 w3, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को। अगला भी सेम इसी तरह का एग्जांपल है कि ग्राम स्मिथ का प्रोसेस लगा के ऑर्थोगोनल बेसिस बतानी है, सिर्फ ऑर्थोगोनल बतानी है, ऑर्थोनॉर्मल नहीं बतानी। इसका मतलब सिर्फ हमें v1 v2 v3 तक का करके दिखाना है, ठीक है। और इनर प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइंड है वो बता दिया। v क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर r ऑफ पोलिनोमियल इन rx ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। v के अंदर लेस देन इक्वल टू 2 डिग्री की पोलिनोमियल्स आ रही हैं इन rx, और v वेक्टर स्पेस है r के ऊपर। इनर प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइंड है और हमें सिर्फ ऑर्थोगोनल बेसिस बतानी है, ठीक है ना। तो शुरू में तो हम इसकी सिंपल बेसिस बताएंगे v की, और इनको u1 u2 u3 नाम दे देंगे, और फिर v1 क्या डिफाइन करते थे, u1, v2 ये डिफाइन करते थे, v3 ये डिफाइन करते थे, इनके अंदर सबकी वैल्यूज पुट कर दी। इन्होंने तो बुक में w1 w2 w3 भी निकाल के बता दिया। w1 w2 w3 क्या होती है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, और v1 v2 v3 क्या होती है, ऑर्थोगोनल बेसिस, ठीक है। फाइंड एन ऑर्थोगोनल, बुक में तो वैसे ऑर्थोगोनल ही पूछा था बट इन्होंने ऑर्थोनॉर्मल भी निकाल दिया। इसके बाद हमारे पास अगली थ्योरम है, अगर V एक फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है और W V का सब स्पेस है, देन W और W के परपेंडिकुलर का अगर हम डायरेक्ट सम निकालेंगे तो वो V आएगा, और अगर W का डबल परपेंडिकुलर कर देंगे तो वो W के ही इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा W सब स्पेस है V का, तो V की डायमेंशन फाइनाइट है तो W की डायमेंशन भी क्या होगी, फाइनाइट। मान लो W की डायमेंशन कितनी है, M, तो W के पास एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगी, ठीक है, बिकॉज एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो इसके पास एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, मान लो u1 u2 um,
ऑर्थोनॉर्मल का मतलब बता दिया, सेम की सेम के साथ इनर प्रोडक्ट 1 है, अलग अलग की 0 है। फिर हमने कहा मान लो v की डायमेंशन कितनी है n, और जो w की बेसिस थी उसी में हमने कुछ फालतू एलिमेंट डाल के उसको v की बेसिस बना दिया। जो हमने एक एक्सटेंशन थ्योरम की थी ना कि एवरी बेसिस कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ v, या एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ v कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ v। उसी तरीके से यहाँ पर ये w की बेसिस है, इसमें हमने कुछ फालतू एलिमेंट डाल के उसको v की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना दिया। ठीक है, अब हम ये बताएंगे कि इन सारे एलिमेंट्स की w के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि देखो ये ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब um+1 की इन सब के साथ इनर प्रोडक्ट कितनी है 0। इसका मतलब um+1 की w की बेसिस के साथ इनर प्रोडक्ट कितनी है 0। और अगर किसी एलिमेंट की w की बेसिस के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो जाती है तो वो एलिमेंट कहाँ चला जाता है w के परपेंडिकुलर में। इसी तरीके से um+2 um+3 से लेके un तक इन सभी एलिमेंट्स की भी इनके साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, इसीलिए ये सारे भी w के परपेंडिकुलर में जाएंगे, क्योंकि इनकी w की बेसिस के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसलिए ये कहाँ जाएंगे w के परपेंडिकुलर में। अब सपोज हमने स्मॉल v कैपिटल V में से कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, तो स्मॉल v को हम इन सब के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये v की बेसिस है। ठीक है, तो v को हमने लिख दिया समेशन ai i रनिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, 1 से m तक अलग समेशन कर दिया, m+1 से n तक अलग समेशन कर दिया। पहले एलिमेंट को u नाम दे दिया, बाद वाले एलिमेंट को w नाम दे दिया। वेयर बता दिया u किसको कहा है और w किसको कहा है। अंडरस्टूड है ये वाला जो एलिमेंट है ये किसका एलिमेंट है w का, क्योंकि u1 से लेके um तक बेसिस किसकी थी w की, तो इनका कॉम्बिनेशन भी कहाँ जाएगा w में। और um+1 से लेके un तक ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहे थे w परपेंडिकुलर में, तो इनका कॉम्बिनेशन भी कहाँ जाएगा w के परपेंडिकुलर में। ठीक है, तो ये वाला जो एलिमेंट है हमारा ये कहाँ जा रहा है w के परपेंडिकुलर में। इसका मतलब स्मॉल v को हमने लिख दिया u+w, जिसमें u जा रहा है w में और w जा रहा है w परपेंडिकुलर में। इसका मतलब v के हर एलिमेंट को हम लिख सकते हैं एक एलिमेंट w का प्लस एक एलिमेंट w परपेंडिकुलर का। दिस इंप्लाइज v इज अ सबसेट ऑफ w प्लस w परपेंडिकुलर, और ये तो इसका सबसेट होता ही है, इसलिए यहाँ पर इक्वेलिटी आ गई। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ v को लीनियर सम प्रूफ किया है w प्लस w और w परपेंडिकुलर का। ठीक है, डायरेक्ट सम के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इनकी इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 कॉमन आना चाहिए। तो हमने कहा मान लो कोई x है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन आ रहा है, तो x w में भी है, x w परपेंडिकुलर में भी है। x का इसमें जाने का क्या मतलब है कि x की w के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि x की w के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, तो इन पर्टिकुलर इसके साथ भी 0 होगी, तो x के साथ इनर प्रोडक्ट क्या हो गई 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इनमें जो भी एलिमेंट कॉमन है वो किसके इक्वल है 0 के। इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन किसके बराबर है सिंगलटन 0 के। ठीक है, हो गया डायरेक्ट सम। यहाँ से दूसरे क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था कि w इक्वल आना चाहिए w डबल परपेंडिकुलर के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो हमने लिखा हमें पता है w परपेंडिकुलर इज अ सबस्पेस ऑफ v। उस हिसाब से यहाँ पर क्या है देखो स्टेटमेंट में, अगर ये कोई भी सबस्पेस हो तो अगर हम इसका डायरेक्ट सम करें इसके परपेंडिकुलर के साथ तो आंसर v आ जाएगा। नाउ ये एक सबस्पेस है, तो अगर हम इसका डायरेक्ट सम करते हैं इसके परपेंडिकुलर के साथ तो आंसर v आ जाएगा। ठीक है, सेम ऊपर वाली थ्योरम लगा दी है, बस वो w के लिए लगाई थी, ये w परपेंडिकुलर के लिए लगाई है। अब v इसके भी बराबर है, v इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। या यहाँ से ये कह दो कि इधर से डायमेंशन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w प्लस डायमेंशन ऑफ w परपेंडिकुलर, और यहाँ से क्या बनेगा डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w परपेंडिकुलर प्लस डायमेंशन ऑफ w डबल परपेंडिकुलर। ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, और जब इनको इक्वल पुट करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w डबल परपेंडिकुलर। अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि w सबसेट है w डबल परपेंडिकुलर का। उसके लिए यहाँ से एलिमेंट लेकर यहाँ पहुँचा देंगे। तो मान लो हमने u लिया w में से, और सपोज हमने w लिया w के परपेंडिकुलर में से। क्योंकि w यहाँ पर है, इसका मतलब स्मॉल w की कैपिटल W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है,
इसका मतलब स्मॉल w की u के साथ भी इनर प्रोडक्ट क्या आएगी 0, जिसमें स्मॉल w कहाँ से था w के परपेंडिकुलर में से। ठीक है, इसका मतलब कि u की इसके हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसलिए u कहाँ जाएगा w के डबल परपेंडिकुलर में। यहाँ से उठाया यहाँ पहुँचा दिया, तो ये इसका सबसेट है। और हमने ये थ्योरम पढ़ी थी वेक्टर स्पेस वाले चैप्टर में कि वैसे तो ये इसका सबसेट है, लेकिन अगर इनकी डायमेंशन इक्वल हो तो ये दोनों सेट भी इक्वल हो जाते हैं, और यही हमें प्रूफ करना था।